नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अप्रैल 2022 के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 आ चुका है। आज की वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर देखेंगे, अप्रैल 2022 को पूरा अच्छे से कवर अप करेंगे। ये जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप इसकी प्लेलिस्ट से जा करके बाकी वीडियो जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हो तो। हर महीने में 2 वीडियो आती है। एक तो मैं पार्ट 1 लाता हूं जिसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के करंट अफेयर को पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इमेजेस के साथ कवर अप कराता हूं। दूसरा जो पार्ट आता है वो 16 तारीख से लेकर के उस महीने की 30 या 31 तारीख तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर अप कराता हूं। तो यानी 2 पार्ट में आप पूरा अच्छे से 120-30 प्लस क्वेश्चंस को कवर अप कर जाते हो और इसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है और स्टैटिक्स भी साथ में रहता है। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, हमेशा की तरह प्यार अपना बरसाना है इस पर। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना है और एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए, इसकी क्विज भी दी जाती है आपको। क्विज और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिए। इस पर आपको सभी महीनों की वीडियो, क्विज, पीडीएफ सब मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, डॉक्टर रेणु सिंह जी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की दूसरी महिला निदेशक होंगी। ये AS रावत जी की जगह पर आई हुई हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों अभी हाल में मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू को मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। BBC के द्वारा ये दिया गया। BBC मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, तो इसके द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं। देखिए, BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला सैफाली वर्मा को, ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कर्णम मल्लेश्वरी को। ये 2 एक्स्ट्रा अवार्ड है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को मिला। मीराबाई चानू, अभी आपको याद होगा दोस्तों, ओलंपिक्स में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें सिल्वर मेडल जीती थी और भारत को पहला मेडल इन्होंने दिलाया था। सबसे पहली बार टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता। जीत से शुरुआत की सिल्वर मेडल से, ठीक है ना। तो उसके बाद से फिर भारत को मिले टोटल 7 मेडल। चलिए, तो अब अगला देखते हैं, किस अस्पताल ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, मेदांता गुरुग्राम ने भारत में सबसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड जीत लिया है। ये हर बार की तरह इस बार भी ये जीता है। मेदांता हॉस्पिटल जो है न्यूज़ वीक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वे के अनुसार ये जीता हुआ है। भारत का इकलौता ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की लिस्ट में शामिल है। टॉप 150 में इकलौता भारतीय है और तीसरी बार लगातार यह पुरस्कार जीता है। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए दोस्तों, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन तो बनने ही हैं, आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो इस पर मैंने आपको 3 वीडियोस दी हुई हैं। आपको जब शुरू होने वाला था तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, सभी सीटों के बारे में। जब चुनाव संपन्न हो गया तो कौन कहाँ पर जीता, कितनी सीटों से जीता, इस पर वीडियो दी गई, ठीक है। और भी वीडियो दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर भी मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा टाइम निकाल करके उन वीडियोज़ को देख लें। देखिए, कौन कौन से राज्य थे? तो दोस्तों, पंजाब राज्य था, उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, गोवा था और था मणिपुर। ये 5 राज्य में चुनाव हुए। अब इसमें नीचे के ये जो 4 हैं ना, पंजाब को छोड़ करके, इन सब में बीजेपी पार्टी ने जीत दर्ज की और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में 92 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया है। भगवंत मान वहाँ के बने हैं CM। बाकी यहाँ पर ये जो 4 राज्य हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर वही CM दोबारा से बन गए जो पहले थे। ओके, चलिए, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश महाना। अब देखिए, जब भी दोस्तों विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है तो उसके बाद विधानसभा जब बैठती है तो अपने में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसमें सभी लोग वोट करते हैं, तो सतीश महाना जी निर्विरोध चुने गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सतीश महाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लेवल के एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 18वें नंबर के ये विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपॉर्टेंट। अगला, हाल ही में असम और मेघालय ने कितने विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए समझौता किया?
तो असम और मेघालय के बीच में दोस्तों विवादित जिलों में, सीमावर्ती विवादित जिलों में सीमा मुद्दे लेकर, बॉर्डर को लेकर के बहुत सारे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चला करते रहते हैं, विवाद चला करते रहते हैं। ऐसे ही विवादों में से 6 विवादों को अभी सुलझाया गया है। अभी और भी विवाद हैं, लेकिन 6 विवादों को गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सुलझा लिया गया। दोनों राज्यों के ये आपको सीएम दिख रहे हैं। तो अमित शाह जी ने इन मुद्दों को 12 में से 6 को अभी समाप्त किया है। ये 5 दशक से यानी 50 साल से लंबे समय से ये सीमा विवाद हैं। अब आप सोच लीजिए। अगला देखते हैं। हाल ही में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए किसने सॉफ्टवेयर फास्टर लॉन्च किया? तो फास्टर लॉन्च किया है दोस्तों एनवी रमना जी ने। एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के। तो इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है, जिससे अदालती जो आदेश हैं वो तेज़ी से प्रसारित किए जा सके। फास्टर का मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। कुछ दिन पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुपेस नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2022 का कौन सा संस्करण हुआ? तो वरुण नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच हमेशा होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच ये भी हुआ। इस बार का ये 20वां संस्करण था, नौसैन्य अभ्यास था, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ द्विपक्षीय, 30 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। अगला, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने के लिए योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के परिवार वालों को लोन देने के लिए ये योजना शुरू करी हुई है। इस योजना का नाम भी रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? खावती। इस योजना के तहत जो ऋण मिलेगा उसे खावती ऋण कहेंगे। क्या कहेंगे? खावती ऋण कहेंगे। तो इसके तहत जो राज्य का जो सहकारी बैंक होगा वो 7% ब्याज पर 50,000 रुपये तक का लोन देगा उनके परिवार वालों को, ठीक है, अपराधियों के, कैदियों के परिवार वालों के। लेकिन ध्यान रहे, ये उन्हीं के तहत अभी लागू किया गया है जो यरवड़ा जेल, सेंट्रल जेल में बंद हैं कैदी। अगला, कौन सा राज्य भारत पर का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना? तो भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सब्जियों के उत्पादन के मामले में ये टॉप पर आ गया है। यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये डाटा है एक हालांकि ये ओल्ड डाटा है। तो यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन का एक डाटा दिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो है वो ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है ये टोटल 29.58 मिलियन टन ये जून से जुलाई में 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में ये उत्पादन करने का उम्मीद है इसका। सेकंड पर आ गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को सेकंड स्थान पर धकेल दिया है, फर्स्ट पर था पहले, अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अंतर 10 लाख टन का हो गया है। अच्छा, ये तो सब्जी उत्पादन था। अगर फल उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश जो है ये शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना हुआ है, पहले भी था अभी भी है। ओके, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ये चेन्नई सुपर किंग की टीम से खेलते हैं और ये सबसे ज़्यादा T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा T20 लीग मैचेस में ये खेला करते हैं। दुनिया भर के सभी जो लीग होते हैं ना, सब में ये खेल चुके हैं। तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। 171वां विकेट लेते ही इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका? लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, 1-2 सीजन से लसित मलिंगा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ था 170 विकेट का। श्रीलंका के थे। मैक्सिमम मैचेस इन्होंने मुंबई की तरफ से खेले हुए थे। ड्वेन ब्रावो फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए 171वां विकेट लिए और टाटा IPL 2022 में उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी हुई है। 4 बार की ये दोस्तों IPL चैंपियन भी है। 4 बार कप जीता था, 2010, 11, 18 और 21। ये 4 बार की चैंपियन है। क्लियर? अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों। 3 मंथ की ये ई बुक आई हुई है, शानदार ई बुक है, ज़बरदस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च 2022। अगर आप चाहते हो एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, 100% आप स्कोर कर सको, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टाइप सा है और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो। इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ स्टैटिक्स भी दिया गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। चाहे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, चाहे क्वेश्चन से आसपास से जुड़ता हुआ क्वेश्चन पूछे, सब कुछ आपका कवरअप होगा।
और तो और इसमें कौन क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई हैं। बजट वगैरह आपको खूब अच्छे से डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन के नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इसे ले सकते हैं MZT ऐप से जाकर के। अगर MZT ऐप से जाकर के लेने में दिक्कत आती है, नहीं ले पाते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब के माध्यम से भी इसे ले सकते हो। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? तो NDA के नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट दोस्तों बन गए हैं कौन? वाइस एडमिरल अजय कोचर। वाइस एडमिरल अजय कोचर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनको बना दिया गया है NDA का नया प्रमुख। ये AVSM NM यानी कि अति विशिष्ट सेना मेडल और नौसेना मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ पर है? खड़गवासला, पुणे में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि NDA कहाँ पर है, NDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 1954 में स्थापित हुआ था। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये है इसका मोटो। अगला, किस देश में लगी इमरजेंसी के चलते पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों श्रीलंका में अभी इमरजेंसी की घोषणा हुई थी और पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। देखिए श्रीलंका में पहले तो खाद्य इमरजेंसी की घोषणा हुई, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे थे कि खाद्य उत्पादों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। इंडिया ने हालांकि काफ़ी मदद भी किया। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर दंगे होने लगे, मतलब जनता रोड पर आ गई, तोड़फोड़ मचाने लगी। तो फिर प्रेशर में आते हुए वहाँ की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। पूरी कैबिनेट कहो या तो कहो कि एक ही परिवार है, ठीक है ना। जो वहाँ के जो PM हैं आप महिंदा राजपक्षे, उनके बड़े भाई गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, छोटे भाई गृह मंत्री हैं। ऐसे ऐसे करके वहाँ का पूरा एक ही परिवार में सब कुछ है, परिवार में ही पूरा कैबिनेट था, सभी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चल रहा है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। भारत हेल्प कर रहा है लगातार, देखा जाता है आगे क्या होता है। कुछ और इमरजेंसियाँ लगी हुई हैं दोस्तों, जिनको अभी हाल फिलहाल में हमने रिवाइज कराया था, फिर से आप देख लीजिए। जैसे अभी आया था इक्वाडोर में अभी ड्रग्स अपराधों के कारण लगी थी इमरजेंसी। अभी कनाडा आया था, कनाडा में इमरजेंसी लगी थी कोविड को लेकर के, जब स्ट्राइक पर आ गए थे ट्रक के ड्राइवर्स जो थे, तो कनाडा में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, अभी पाकिस्तान में भी सिचुएशन खराब चल रही थी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन थी लेकिन लगी नहीं। फिलहाल श्रीलंका में खाद्य आपात के लिए इमरजेंसी लगी। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर यानी मस्कट चुना गया है लाइब को। किसे? लाइब को चुना गया है। एक नाम और आपको दिख रहा है इभा जो है दोस्तों, ये किसका मस्कट है? ये अंडर 17 जो महिला हो रहा है ना, विमेंस होने वाला है, विमेंस वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, उसका है मस्कट। ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना, ये इभा अंडर 17 वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप का है और लाइव जो है ये फीफा वर्ल्ड कप जो मेन वाला है उसका है। ये कहाँ पर खेला जाएगा? कतर में खेला जाएगा। मिराई तोवा जो था ये किसका था? मिराई तोवा जो था ये टोक्यो का था, टोक्यो ओलंपिक का था, ओलंपिक का। ठीक है ना, और सोमाइटी जो था ये पैरालंपिक का था, टोक्यो पैरालंपिक का था। ये सभी मस्कट है, मस्कट भी आप याद रखेंगे। फिलहाल लाइव के बारे में अगर बात करेंगे, ये दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का मस्कट है और इसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी, वेरी स्किलफुल प्लेयर। फिलहाल फीफा के बारे में कुछ और जान लीजिए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? कतर में आयोजित हो रहा है। 2022 में ही होगा, 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक। इसके बाद इसका दोस्तों स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर है बायजूस जो है ये स्पॉन्सर है, दुनिया की पहली एडुटेक कंपनी और भारत की पहली कंपनी जो इसका स्पॉन्सर करना जा रही है फीफा जैसे वर्ल्ड कप का। इसके बाद फिर जो इसका जो बॉल बनाया है वो बॉल एडिडास ने बना दिया है एक बार फिर से। ठीक है, 14वीं बार इसका फीफा का जो बॉल है वो एडिडास के द्वारा बनाया गया है। फीफा का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में हुई थी, पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख में है, हेडक्वार्टर पड़ता है इसका। ठीक है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, और गियानी इन्फेंटिनो इसके हैं अध्यक्ष। ठीक है, सब कुछ पता चल गया। आगे देखते हैं, हाल ही में फार्म-इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फार्म-इजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। यही फ़ोन पे के भी हैं, फ़ोन पे के भी तो यही ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, फार्म-इजी, टेक इट इजी, इसके ये होंगे ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर? अगला,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब ये संबंध, जो व्यापारिक संबंध हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और समझ लीजिए आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जैसे कोई सामान लेते हो ना, ऐसे ही आप कोई भी सामान ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हो। बस थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन बाकी के जो टैक्स होंगे वो सब नहीं लगेंगे। तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, बहुत बड़ी डील हुई है, ऐतिहासिक है, भारत और किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये वर्चुअली मौजूद रहे इस समझौते के दौरान। अगला है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता? तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता है दोस्तों जॉन बैटिस्ट ने। ग्रैमी अवार्ड्स दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो जॉन बैटिस्ट ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हुए हैं, 5 अवार्ड्स अकेले इन्होंने जीते हुए हैं। ग्रैमी अवार्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगिंग का अवार्ड है। इसमें कई प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा हुआ लिस्ट मिल जाएगा। एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है जॉन बैटिस्ट का VR, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है लीव द डोर ओपन को इस सिल्क सोनिक ने गाया है। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर इसे ही चुना गया है। ठीक है, बेस्ट कंट्री एल्बम चुना गया है स्टार्टिंग ओवर को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चुने गए हैं ओलिवा रोड्रिगो, और बेस्ट रैप एल्बम चुना गया है कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। ठीक है, जॉन बैटिस्ट जो हैं 11 नॉमिनेशंस इनको मिले थे सबसे ज़्यादा, और 5 पुरस्कार सबसे ज़्यादा पाए। अगला देखते हैं। हाल ही में विक्टर ओबर्न हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। ये उनका कौन सा कार्यकाल है? तो विक्टर ओबर्न दोस्तों ये हंगरी के 4थी बार बने हैं प्रेसिडेंट। विक्टर ओबर्न यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं इमेज में, ये एक बार फिर से जीत चुके हैं। 53.1% इन्होंने वोटिंग हासिल की हुई है, और 4थी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन में किसी भी देश के द्वारा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ये प्रमुख बन गए हैं। हंगरी के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हंगरी आप मैप में देख पाओगे। यूक्रेन ये दिख रहा है ना, यूक्रेन जो अभी चल रहा है, रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से तो याद ही होगा। यहीं पर आपको दिख रहा है ये छोटा सा देश है हंगरी। ठीक है ना, हंगरी की राजधानी क्या होती है? बुडापेस्ट। अगला देखते हैं। किस ऑपरेशन के तहत RPF ने अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया? या कहें अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार करने के लिए RPF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो RPF ने शुरू किया है ऑपरेशन उपलब्ध। क्या? ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। RPF के बारे में बात करेंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तो स्थापना 1872 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और संजय चंदर इसके हैं महानिदेशक। अगला, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली मेट्रो DMRC के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं दोस्तों। कौन? विकास कुमार। ये आए हैं मंगू जी की जगह पर, मंगू सिंह की जगह पर आए हैं विकास कुमार। ठीक है, मंगू सिंह का स्थान लेंगे। मंगू सिंह 31 मार्च को रिटायर हो गए। E श्रीधरन जो हैं ये पहले थे, मंगू सिंह दूसरे थे, और अब विकास कुमार जो हैं ये तीसरे प्रबंध निदेशक होंगे। E श्रीधरन को दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। DMRC की स्थापना 2002 में हुई थी, भारत की दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा है। अच्छा, दिल्ली मेट्रो जो है इसी को जापान के द्वारा अभी पुरस्कार भी दिया गया था। ड्राइवरलेस मेट्रो भी यहीं पर चलती है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो यहीं पर चलाई गई। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? मियामी ओपन इसको जीत लिया है इगा स्विएतेक ने। इगा स्विएतेक यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। ठीक है, इगा स्विएतेक ने। पुरुष एकल में बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और महिला एकल में इगा स्विएतेक ने जीता है। 37वां इस बार का संस्करण था, मियामी गार्डन फ्लोरिडा में आयोजित किया गया। अगला, भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर अभी हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच में अभी 4 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच में अभी ये समझौता हुआ है। इस समझौतों में अगर बात करें तो भारत की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है IOCL है, और ऐसे ही नेपाल में एक कंपनी है नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के बीच में हुआ। इसके अलावा ISA का 105वां सदस्य बनने,
रेलवे में तकनीकी सहयोग, पेट्रोलियम उत्पाद वितरण, पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी अनुभव, ये सभी चीज़ों पर समझौते हुए हैं। इसके अलावा नेपाल में भारतीय रुपे कार्ड की शुरुआत की भी घोषणा करी गई है। भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नेपाल भी अब रुपे को स्वीकार करेगा और ऐसा करने वाला ये चौथा देश बनेगा। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए विदेश सचिव अब कौन होंगे? अब बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा। हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर आएंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा अभी तक तो दोस्तों नेपाल में राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, भारतीय राजदूत, लेकिन अब ये होंगे नए विदेश सचिव। तो ये आएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर। हर्षवर्धन श्रृंगला से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनको G20 में भारत का समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप जाने रखेंगे। तो फिलहाल विनय मोहन क्वात्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको आप याद रखेंगे। अगले आने वाले समय में यही चर्चे में रहने वाले हैं। ओके, अगला, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किससे स्पर्धा करने के लिए सुपर ऐप अपना नियो लॉन्च किया? तो टाटा नियो लॉन्च हुआ है, टाटा नियो लॉन्च हुआ है, लेकिन ये टाटा नियो जो है दोस्तों, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और इसके बाद फिर कार देखो, मतलब हर प्रकार की सर्विसेज देगा। हर प्रकार की जो सर्विसेज लोग अलग अलग कंपनियां देते हैं वो एक ही देगा। तो यानी इसने सुपर ऐप के रूप में प्रमोट किया हुआ है टाटा नियो। टाटा नियो में हर प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी और इसे इसलिए सुपर ऐप कहा जा रहा है। 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इसमें आप हवाई जहाज़ बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, दवाएं मंगा सकते हो, किराने का सामान भी उपलब्ध है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे, जियो मार्ट जैसे आप बाज़ार से भी सामान मंगा सकते हो, कपड़े भी मंगा सकते हो, सारा कुछ है मतलब। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की? तो हॉबी हब योजना जो है ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। तो दिल्ली यहाँ पर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट। हॉबी हब, हॉबी हब जो होगा बेसिकली एक प्रकार से स्टूडेंट को स्किलफुल बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। जैसे उनमें नृत्य, संगीत, कला, शिल्प गतिविधियाँ, इनको भी सिखाया जाए साथ साथ में। आपको याद होगा दिल्ली के ही सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए देश के मेंटोर प्रोग्राम भी शुरू किया गया था सोनू सूद को, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, भारत के अगले थल सेना के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो भारत के अगले थल सेना के अध्यक्ष दोस्तों होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अभी देखिए, अभी तक कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे थे, अभी मनोज पांडे होंगे। ठीक है, ये रहे, ये पहले उप प्रमुख थे, अभी ये प्रमोट होंगे प्रमुख के रूप में। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवणे की जगह पर अब आएंगे मनोज पांडे। मनोज दोनों का नाम है। अगला देखते हैं, हाल ही में गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो गणगौर पर्व दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया राजस्थान में। राजस्थान में ये मनाया जाता है। राजस्थान का गणगौर पर्व काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान के अलावा कुछ और भी आसपास के राज्यों में मनाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः मनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है कि भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा की जाती है। बसंत उत्सव के रूप में भी इसे कहा जाता है। राजस्थान के कुछ और भी महोत्सव भी मनाए गए थे, जैसे शरद महोत्सव, पुष्कर मेला, लोकरंग महोत्सव। ठीक है, अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कारण ये है कि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी वजह से ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को। इस बार की थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 1950 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2021 इस बार मिलेगा दोस्तों किसे? इस बार मिलेगा रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको इस बार के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि 31वां संस्करण होगा। इनके कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अभी व्यास सम्मान भी दिया गया। दोनों का दोनों अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991-92 से दोनों की शुरुआत हुई। तो व्यास सम्मान जो दिया गया है इस बार का, ये असगर वजाहत को मिला है महाबली के लिए। ठीक है ना, तो ये दोनों व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही साहित्यिक सम्मान है और पूछे जाते हैं बहुत। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया? तो कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन,
इन्होंने ये लॉन्च किया है कावल उत्पी ऐप। ये बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पर काम आने के लिए ये लॉन्च किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक जो हैं वो इस ऐप के थ्रू जब डायल करेंगे इमरजेंसी नंबर तो फिर लाइव लोकेशन उनकी ट्रेस हो जाएगी और कंट्रोल रूम में शेयर हो जाएगी, वहाँ से आकर के उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है ना। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया? तो रसिया को ही निलंबित किया जा रहा है अभी। तो मानवाधिकार परिषद से यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से इसे हटा दिया गया है, रसिया को बाहर कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। ओके, तो अभी ये मीटिंग हुई थी, इसमें 93 देशों ने वोट किया पक्ष में, 24 देशों ने नहीं दिया। भारत समेत 58 देशों इसमें हिस्सा नहीं लिए। ठीक है। यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव दोस्तों ये झारखंड का महोत्सव है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है झारखंड में, और अभी ये मनाया गया है। इस टाइम पर वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल का संबंध ही वृक्ष पूजा से है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो प्रकृति की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये चैत्र हिंदू महीने में अमावस्या के तीसरे दिन मनाया जाता है। बसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो सरहुल महोत्सव आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं वू यजुन। ये दोस्तों चाइना की लेडी हैं और ये बन गई हैं दुनिया की सबसे अमीर महिला। ठीक है। टॉप 3 में अगर बात करें तो महिलाएं ही हैं, और अगर भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से है फाल्गुनी नायर। ठीक है। ये हैं वा यजुन, ये लॉन्गफॉर की फाउंडर हैं और इनकी वैल्यूएशन है इस टाइम पर 17 बिलियन के आसपास में। इसके बाद सेकंड पर है फैन होंगवेई, ये भी चाइना की ही हैं, 13 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन है। फिर थर्ड पर है वांग लिचुन, 11 बिलियन की संपत्ति के साथ। भारत की टॉप 3 में अगर बात करें तो फाल्गुनी नायर हैं टॉप पर 7.6 बिलियन के साथ, नायका की संस्थापक। 10वीं रैंक इनकी ओवरऑल है। सेकंड पर है राधा वेम्बू, ओवरऑल रैंक है 25वीं, $3.9 बिलियन, जोहो कंपनी से हैं। किरण मजुमदार सा 3.8 बिलियन के साथ बायोकॉन की हैं और ये 26वें रैंक पर है ओवरऑल में। हुरून के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है सेल्फ मेड वीमेंस की। यहाँ पर भी आप लिस्ट देख पाएंगे। टॉप 10 में एकमात्र देखिए भारतीय आपको फाल्गुनी नायर ही दिखेंगी। अगला, अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बहुत ही ज़बरदस्त बैच है दोस्तों, लगातार लोग इनरोल कर रहे हैं और इस पर एक खास अभियान भी चलाया गया है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं दोस्तों तो आपको ये कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में दिया जा रहा है। अगर आप अभी जिस वीडियो के अपलोड होने के 5 से 7 दिनों के अंदर में आकर के संपर्क करते हैं, आपकी जान पहचान में या आपके यार दोस्त में कोई है ऐसा जो दोस्तों फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनके लिए फ्री में कोर्स अनलॉक कराया जा रहा है। और जो वैसे भी हैं आप इस कोर्स को ले लें, लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत ही शानदार ये कोर्स है। इस कोर्स में दोस्तों पूरा का पूरा 100% कवरेज कराया जाएगा आपका जीएस का, और लगभग 80% वीडियोज़ आ भी चुकी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसमें हर एक वीडियो का पूरा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद उसी वीडियो का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा वो टॉपिक याद करा दिया जाता है। और आपको CBT 2 का जीबी के जीएस सेक्शन में 100% स्कोर कराने की जिम्मेदारी ली जाती है, यानी 50 क्वेश्चन आप हम पर छोड़ दो, बाकी आप मैथ रीजनिंग अपना तैयार करते रहो। 50 में 50 स्कोर कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप जो मैं कहता जाऊँ वो करते जाना है आपको। ठीक है। तो आप जा करके ये बैच ले सकते हैं MZT ऐप से। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप पे करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगला, भारत और किस देश के बीच में खंजर 2022 नामक सैन्य अभ्यास हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2022 नाम का ये अभ्यास हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ही होता है। इस बार ये हुआ बकलोह में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पर ये हुआ। किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो किर्गिस्तान आप देख पाओगे मैप पे कहाँ पर है, यहाँ पर है किर्गिस्तान। ठीक है। किर्गिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पर आप डिटेल में देख पाएंगे। बिस्केक यहाँ की है कैपिटल। क्लियर। यहाँ के प्रेसिडेंट है सादिर जपरो और मुद्रा होती है सोम। अगला देखते हैं, हाल ही में किस गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता? तो दोस्तों जीता है अभी हाल ही में फाल्गुनी शाह ने। ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में इन्होंने जीता हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे फाल्गुनी शाह को। ठीक है। तो भारतीय मूल की ये पहली बन गई हैं जिन्होंने ये जीता हुआ है इस कैटेगरी में अवार्ड। एक बार और नॉमिनेट हो चुकी हैं फालू बाजार के लिए, लेकिन तब मिला नहीं था इनको। इस बार इनको एक कलरफुल वर्ड के लिए मिला है ये अवार्ड। अगला,
कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना? तो वो बन गया दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड। ये दोस्तों पहला हिंदी उपन्यास है जो बुकर पुरस्कार के लिए, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है। गीतांजलि श्री ने इसे लिखा हुआ है, जो आपको इमेज में दिख रही हैं। हालांकि ये बुक जो है ये पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद नॉमिनेट हुआ है, लेकिन लिखा ये हिंदी में गया था, इस वजह से ये बन गया है पहला हिंदी उपन्यास, टॉम्ब ऑफ द सैंड। ठीक है, तो डेजी रॉकवेल ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। अगर ये पुरस्कार जीतता है तो 50,000 पाउंड का नगद पुरस्कार मिलेगा। अगला, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीत लिया है दोस्तों एम्बर ब्रैकन ने। एम्बर ब्रैकन ने ये अवार्ड इसलिए जीता है इस फोटो के लिए, जो आपको इमेज में शो हो रही है। ये फोटो बेसिकली दोस्तों एक कनाडा के स्कूल है, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, उसी के टाइटल पर, उसी के सामने ये खींची गई है और यही टाइटल भी है इस फोटो का। इस फोटो के लिए इसको मिला हुआ है एम्बर ब्रैकन को, कनाडा की ये फोटोग्राफर है। अगला, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी योजना शुरू की? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अवसर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट के पास में, आसपास में कोई महिला कारीगर या फिर कोई पुरुष कारीगर हो, शिल्पकार हो, ठीक है, ये सभी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने द्वारा जो बनाई गई जो क्राफ्ट्स हैं उनको बेच सकते हैं। तो उसके लिए इनको ज़मीन अलॉट की गई है, एरिया अलॉट किया गया है 100 स्क्वायर फुट, 200 स्क्वायर फुट का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 15-15 दिनों की अवधि के लिए इनको आवंटित किया गया है और ये जा करके अपने द्वारा बनाई गई सामग्रियों को बेच सकते हैं। अवसर का यहाँ पर अर्थ भी लिखा गया है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन। क्लियर। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। ये पूरी तरह महिलाओं द्वारा ऑपरेट होगा, महिलाएं इसकी संचालक भी होंगी और इस ऑटो स्टैंड की, और ऑटो भी यहाँ पर महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में पिक्सेल ने किस नाम से स्पेस एक्स के द्वारा अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया? तो पिक्सेल ने दोस्तों शकुंतला नाम से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस एक्स की मदद से। पिक्सेल जो है ये भारतीय स्टार्टअप है और इसने स्पेस एक्स, जो कि दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी है, उनकी रॉकेट सिस्टम की हेल्प से इसे लॉन्च किया हुआ है। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। ठीक है, तो हाई रिजोल्यूशन वाले हाइपर स्पेक्ट्रल कॉमर्शियल कैमराज को ले जाने के लिए ये पिक्सेल ने लॉन्च किया है। नाम शकुंतला देवी, भारतीय गणितज्ञ जो हैं उनके नाम पर रखा गया है शकुंतला। अगला, देविका रंगाचारी ने रानी लक्ष्मीबाई पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अभी देविका रंगाचारी ने दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी है क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। इसको आप ज़रूर अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा भी और इसके बाद फिर याद भी रखेंगे आप। ठीक है, तो क्वीन ऑफ फायर जो है एक उपन्यास है और इसको लिखा है किसने? देविका रंगाचारी ने। अगला, वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक जी को 2021 के लिए। ध्यान रखिएगा 2021 और 2020 दोनों के लिए एक साथ ही दिया गया है, यानी 16वां और 17वां संस्करण एक साथ ही दिया गया है। ठीक है ना, तो 16वां और 17वां संस्करण एक साथ दिया गया है। तो इसमें से तो एक पाए हैं सत्यपाल मलिक, तो सत्यपाल मलिक कौन सा पाए हैं? 17वां पाए हुए हैं। ठीक है, और 16वां कौन पाए हैं? एएस दुल्लत। एएस दुल्लत जो है ये पूर्व रॉ के निदेशक हैं। तो 2020 और 21 के लिए एक साथ दिया गया और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये 17वां और ये 16वां पाए हुए हैं। अगला, वर्ष 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये आरिफा जौहरी को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा, अप्रैल महीने में ये दिया जाता है। ठीक है, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारों को, तो ये मिला हुआ है आरिफा जौहरी को। scroll.in के लिए ये काम करती हैं महाराष्ट्र में। ओके, 2020 के लिए नीतू सिंह को दिया गया था, अभी ये दिया गया है इनको। ठीक है, स्थापना इसकी 1980 में हुई थी। चमेली देवी जैन के परिवार वालों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 जीती? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 जीत लिया है दोस्तों चार्ल्स लेक्लेयर ने। चार्ल्स लेक्लेयर यहाँ पर आपको देख रहे हैं इमेज में, इन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री।
ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये मोनाको के खिलाड़ी हैं और फेरारी की सवारी करते हैं या कहें फेरारी के ड्राइवर हैं। तो चार्ल्स लेक्लेयर ये इस सीजन की पहली रेस भी जीते थे और तीसरी रेस भी जीत लिए हैं। सेकेंड रेस जो जीती हुई थी वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती थी, जो रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अभी तक 3 रेसेज हुई हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला 1 की रेसेज हैं। अगला, हाल में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 अप्रैल को मनाया गया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। दोस्तों, सैमुअल हैनीमैन ये होम्योपैथी के जनक कहलाते हैं। इन्हीं की जयंती होती है, इसी वजह से इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 1755 में इनका जन्म हुआ था। इस बार की थीम की अगर बात करें तो थीम है पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। क्या है? पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इनका पूरा नाम था ये। ओके, इन्होंने ही होम्योपैथी की स्थापना की थी। अगला, हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है दोस्तों, किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये शुरू किया गया है। एक जिला एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है ना। देखो, एक स्टेशन एक उत्पाद हुआ, ऐसे ही मिलते जुलते और भी योजनाएं हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में जानिए। साउथ सेंट्रल रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं वो हैं अरुण कुमार जैन, इन्होंने इसे शुरू किया है। इसके तहत होगा ये कि हर एक स्टेशन पर कोई एक फेमस चीज़ जो होगी उसको प्रमोट किया जाएगा, जिससे उसकी बिक्री बढ़ सके, उसके किसान जो हैं, उसके जो बनाने वाले या निर्माता जो हैं, उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सके, ठीक है। तो ये स्थापित किया गया। अभी इससे मिलते जुलते जो अभियान है, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना, बहुत ज़्यादा फेमस योजना है, इसको आप सुने ही होंगे, ODOP। तो ODOP योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। ODOP योजना को ही उत्तर प्रदेश ने अपनी गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रदर्शित किया था और इस वजह से ये प्रथम पुरस्कार भी जीती थी। हरियाणा जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। केरल ने ऐसे ही 1 स्कूल 1 IAS यानी एक स्कूल एक IAS अभियान शुरू किया है। ओके, ये सभी ऐसे मिलती जुलती योजनाएं हैं, आप याद रखेंगे। अगला, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने जीते हैं कुल 10 मेडल। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ 2022 का। भारत ने इसमें 10 मेडल जीते, जिसमें से 3 तो था गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल था। 3 जो गोल्ड मेडल विजेता थे उनमें है गोविंद साहनी 48 किलोग्राम कैटेगरी में, अनंत प्रहलाद चोपड़े 54 किलोग्राम की कैटेगरी में, सुमित ये 75 किलोग्राम की कैटेगरी में जीते हुए हैं। ओके, अगला, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में दोस्तों टॉप पर है गुजरात। नीति आयोग ने ये जो सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में गुजरात है टॉप पर, इसके बाद केरल है, फिर पंजाब है, ये टॉप 3 हुए। ऐसे छोटे राज्यों में भी हैं। छोटे राज्यों में अगर बात करें हम लोग तो गोवा है टॉप पर, त्रिपुरा है, फिर मणिपुर है। टॉप 3 अगर यूनियन टेरेटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है, फिर दादरा और नगर हवेली है। नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। इसके अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार, पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। CEO हैं इसके अमिताभ कांत और पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। अगला, मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है दोस्तों बाबर आजम को और राचेल हेंस को। A और B दोनों ऑप्शन सही होगा। बाबर आजम दूसरी बार पाए हुए हैं, सेकेंड टाइम पाए हुए हैं और दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको दोनों लोग, ठीक है ना, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक पाकिस्तान के हैं। राचेल हेंस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर तो हैं ही, ये क्रिकेट कप्तान हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, ठीक है, 2 बार पाए हुए हैं। तो जनवरी 2021 से ये शुरू किया गया था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। हर महीने 2 खिलाड़ियों को चुना जाता है, एक पुरुष खिलाड़ी एक महिला खिलाड़ी। पहले विजेता थे ऋषभ पंत, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात करें, 1909 में स्थापित हुआ था, दुबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO हैं जेफ अलर्टिस। दोस्तों, अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर आप एक शेयर और एक लाइक कर दोगे तो मुझे लगेगा कि ये मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको देने की। अगला, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। ये 23वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। ये किसकी जगह पर आए हैं? इमरान खान की। अभी इमरान खान की सरकार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर पड़ी
और अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिराई गई सरकार वो पहली सरकार बनी पाकिस्तान की। वैसे भी पाकिस्तान में अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। शहबाज शरीफ ये दिख रहे हैं आपको, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो ये अब होंगे नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पाकिस्तान के। इमरान खान का स्थान लेंगे। इमरान खान जो है अब जा चुके हैं, ये 22वें प्राइम मिनिस्टर थे। अगला, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ये आए हैं प्रदीप कुमार जोशी जी की जगह पर, डॉक्टर मनोज सोनी। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, ठीक है। तो ये अब होंगे नए यूपीएससी के अध्यक्ष। ओके, अगला, कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य का है? तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का। आपको याद होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा एक अभियान भी शुरू किया था। अपना कांगड़ा अभियान कह लो या योजना कह लो। तो कांगड़ा से आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया। तो कांगड़ा चाय जो है बेसिकली वहाँ पर उत्पादन होता है। कांगड़ा चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको जीआई टैग इंडिया में मिल ही चुका है ऑलरेडी। तो यूरोपीय आयोग के द्वारा भी अभी जीआई टैग इसे मिल चुका है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ही लाहौली जुराब और दोस्तानों को भी जीआई टैग मिला था कुछ दिन पहले ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है इक्वाडोर। इक्वाडोर में अभी एक मामला आया है एनिमल राइट्स को लेकर के दोस्तों। वहाँ पर एक एस्ट्रेलिटा नाम से ऊनी बंदर था, उसको लाया गया चिड़ियाघर में, और चिड़ियाघर में लाने के बाद वो 1 महीने तक बिल्कुल उदास रहा और उदासी में वो मर गया, अपना प्राण त्याग दिया। इसको देखते हुए वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स वाले थे वो केस किए। वहाँ की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अब से जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिलेगा, उनको भी ह्यूमन राइट्स का अधिकार रहेगा। अगर वो चाहते हैं जाना तभी जाएं, अगर नहीं चाहते हैं तो चिड़ियाघर में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी यहीं पर ड्रग अपराधों के कारण इमरजेंसी लगी थी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। इक्वाडोर अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो मैप में देख सकते हो, यहाँ पर ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख लो, यहाँ पर है इक्वाडोर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो देश है ये इक्वाडोर ही है। इक्वाडोर की कैपिटल होती है क्यूटो। क्या होती है? क्यूटो होती है कैपिटल। यहाँ पर भी यूएस डॉलर चलता है करेंसी के रूप में, और गिलर्मो लासो यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने? अभी मैंने आपको बताया हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये विदेश सचिव थे। विदेश सचिव के पद से हटा दिए गए, मतलब हटा क्या, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया विदेश सचिव जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा होंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला जो होंगे ये G20 के मुख्य समन्वयक होंगे, क्योंकि G20 जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता तो इस बार तो इंडोनेशिया कर रहा है, लेकिन अभी 1 दिसंबर से भारत इसका पद संभाल लेगा, क्योंकि भारत अगली बार करने वाला है मेज़बानी G20 की 2023 में। तो इस वजह से जब 2023 में कर लेगा, मेज़बानी संभाल लेगा, तो G20 में बहुत सारे आयोजन होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगी, तो उसमें कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। क्लियर? G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे तो 15 और 16 नवंबर को इस बार इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है, अध्यक्षता वही कर रहा है। थीम पूछी जा सकती है, थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, याद रखना थीम पूछा जाएगा। अगला, IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? वो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन, एक ऐसा मामला आया दोस्तों जब इन्होंने रिटायर आउट होने का मतलब अपने आप में फैसला लिया है। रिटायर आउट होता क्या है इसको समझिए। अगर कोई खिलाड़ी दोस्तों खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है, चोटिल हो जाता है, ठीक है, तब फिर वो अगर वहाँ से चला जाता है फील्ड से खेलने की, मतलब बिना आउट हुए अगर चला जाता है, तो उसे रिटायर्ड नॉट आउट कहते हैं। यानी रिटायर्ड हर्ट भी ऐसे आम लैंग्वेज में कहते हैं, हालांकि रिटायर्ड हर्ट कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर वो चला जाता है बिना आउट हुए तो उसे रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में लिखा जाता है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा मामला आया कि कोई खिलाड़ी बिना चोटिल हुए, बिना किसी कारणवश ये अपने आप ही चले गए पवेलियन। जब अपने आप ही चले गए पवेलियन तो इनको रिटायर्ड आउट करार दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके बाद काफ़ी अच्छे बल्लेबाज थे जो अच्छी पारियां खेल सकते थे।
कौन थे? रियान पराग थे। तो इन्होंने रियान पराग को मौका देने के लिए ऐसा किया और ये ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि वर्ल्ड लेवल के गेम में कई बार हो चुका है, लेकिन अभी आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अश्विन ने किसी और को मौका देने के लिए ये चले गए पवेलियन और इनको रिटायर्ड आउट करार दिया गया और रियान पराग आए और वो छक्के भी लगाए। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा, अगर चोटिल होकर के जाता है खिलाड़ी तो रिटायर्ड नॉट आउट रहेगा, और अगर बिना चोटिल हुए जाता है अन्य खिलाड़ी को मौका देने के लिए रिटायर आउट करार दिया जाएगा। अगला, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जीता है दोस्तों फाल्गुनी नायर ने। ये नायका की संस्थापक हैं और भारत की सबसे अमीर महिला हैं। इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार मिला है। पिछली बार यही अवार्ड मिला था किसे? हर्ष मारीवाला को मिला था। इस बार मिला है फाल्गुनी नायर को। ठीक है, तो ये दुनिया की 10वीं सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर महिला है। इसके अलावा L&T के ग्रुप के चेयरमैन जो हैं AM नाइक, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इसी सेम समारोह में। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया? इसको बनाया है IIT मद्रास ने। ये भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना होगा कदम नाम से, जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग, जो चल नहीं पाते हैं, असमर्थ हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, उनके लिए बनाया गया है आर्टिफिशियल घुटना। ठीक है ना, तो इससे उनको मदद मिलेगी। तो नाम है इसका कदम, इसको याद रखिएगा, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक घुटना है। क्लियर है? अच्छा, मैंने भी दोस्तों दिव्यांगों के लिए एक पहल शुरू की हुई है, जिसके तहत RRB NTPC CBT 1 में अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई है तो अगर वो CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहा है तो CBT 2 में उसकी MZT एजुकेशन की तरफ से मदद की जाएगी। वो दोस्तों उसको क्या करना है, अगर वो दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होता है उसको देना है। इसके अलावा MZT ऐप की प्रोफाइल ID देनी है और CBT 1 का स्कोर देना है। इसके बाद उनको फ्री में कोर्स दिया जाएगा। अगर आपके आसपास में जान पहचान में कोई ऐसा है तो आप उसको MZT ऐप से संपर्क करने के लिए ज़रूर कहेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कुछ लोग के माइंड में आएगा कि आप NTPC वाला बैच ही क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, NTPC वाला बैच देने के पीछे कारण है क्योंकि इसका CBT 2 एग्ज़ाम है। तो अगर कोई बंदा है, अगर वो CBT 1 क्वालिफाई किया है तो यानी वो पढ़ने में तो तेज़ है, तो उसको ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, उसको ज़रूरत है सपोर्ट की। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर कोई और एग्ज़ाम है जिसमें CBT 1 भी कोई नहीं क्वालिफाई किया है तो क्या पता वो पढ़ने वाला है या नहीं है, तो ऐसे तो सबको दिया नहीं जा सकता क्योंकि भाई कोर्स बनाने में भी मेहनत लगती है। तो अगर कोई है जो टैलेंटेड है तो यहाँ टैलेंट को ही बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है ना, सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए, तो इस पर लेकर के आप कमेंट नहीं करेंगे, आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने यार दोस्त के पास इसको शेयर करेंगे, इस मैसेज को पहुँचाएंगे। अगला, हाल ही में किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता मिली? तो दोस्तों इस बार दो शहरों को, मुंबई और हैदराबाद, दो शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता मिली है। पिछली बार केवल एक ही शहर था, पिछली बार केवल हैदराबाद को मान्यता मिली थी। इस बार भी हैदराबाद को भी मान्यता मिली है, मुंबई को भी। तो इस बार दो शहर हैं और हैदराबाद जिसमें लगातार दूसरी बार है। क्लियर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसके द्वारा ये दिया जाता है। अगला है, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की टीम ने जर्मनी की टीम को हरा करके FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया हुआ है, अपने नाम कर लिया हुआ है। अच्छा, इसमें उप विजेता तो रही जर्मनी जिसको मिला सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मिला इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने भारत को हराया, यानी भारत की महिला टीम एक बार फिर से चौथे स्थान पर रही। ठीक है, अभी आपको याद होगा महिला हॉकी टीम ने ही चौथा स्थान अपना हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में भी। पुरुष हॉकी टीम तो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई थी, 3rd पोजीशन पर आकर। 4th पर थी महिला हॉकी टीम। ठीक है, अगला महिला जो जूनियर हॉकी विश्व कप होगा ये चिली के सैंटियागो में होगा 2023 में। ध्यान रखिएगा, ये जूनियर महिला हॉकी कप है। ठीक है, नीदरलैंड ने जीता है। अगला, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये लता मंगेशकर जी की याद में और उनके पिताजी की याद में दिया गया। उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और लता मंगेशकर तो आप जानते ही हैं। तो उनकी याद में, उनका भी निधन हो गया है अभी हाल फिलहाल में, उनकी याद में ये शुरू किया गया है पुरस्कार और पहला ही पुरस्कार मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, देश और समाज में निस्वार्थ सेवा के लिए अवार्ड मिला हुआ है।
मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मिला है, इसी के तहत राहुल देशपांडे को, और विशेष पुरस्कार से आशा पारेख, जैकी सराफ और नूतन टिफिन सप्लायर्स अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। ओके, अगला, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है दोस्तों BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना ये है कि हम अपने कंपनी में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और सिस्टम में कंपनी के प्रोसेस में क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इन सब के लिए इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें से एक ये भी है। तो इसने 7 साल के लिए साझेदारी करी हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कहाँ पर मैगी नामक तूफान ने तबाही मचाई? तो दोस्तों टाइफून मैगी ये आई हुई है फिलीपींस में। मैगी नाम का ये टाइफून है, वहाँ पर तूफान को टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस में आया हुआ है, तबाही मचा रहा है ये, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर टाइफून रॉय आया था। ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था, इसको आपको याद रखना है। फिलीपींस के बारे में अगर आप देखोगे मैप में तो ये एशिया का मैप है, यहाँ पर है फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप डिटेल में। मनीला इसकी कैपिटल है और यहीं पर मनीला फिलीपींस में ही तो है ADB का हेडक्वार्टर, ठीक है ना, फिलीपींस में। और रोड्रिगो दुतर्ते यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ की मुद्रा होती है फिलीपीनी पेसो। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे अप्रैल महीने के 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 जो आएगा, जिसमें 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का क्वेश्चंस होगा। अगर जब वो आ जाएगा, यानी 30 अप्रैल पार हुआ तो समझ लीजिए वो आ गई है। आ गई है तो आपको 2 जगहों से ढूंढना है। एक तो यहाँ पर हो सकता है कार्ड बन करके आ जाए, यहाँ से आप क्लिक करके देख पाओ। यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, पार्ट 2 भी देख लेना है। अभी भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए, पिछले महीनों को देखने के लिए। NTPC CBT 2 को बैच को अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। हमारी ई-बुक्स, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। फ्री वीडियोज़, फ्री PDF, स्टडी मटेरियल्स वगैरह। तो कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी आए हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी है। अगर आप एंड तक वीडियो देखे हुए हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखेंगे कि हाँ मैंने एंड तक वीडियो देखी हुई है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।